नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यह हमारी दूसरी क्लास है और जो भी पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यकीन मानिए इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से ही आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस दूसरी क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमीबा और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा। देखिए आपको क्या है, बार बार इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे। आपका जो साइंस में क्वेश्चन गलत होता है ना, वो इन डाउट्स की वजह से ही होता है। तो जब भी आपको लगे कि यार सर के द्वारा ये गलत जानकारी तो नहीं बता दी गई, तो एक बार उस क्वेश्चन की अच्छे से जाँच करें। गलतियां सबसे होती है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बहुत सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये जो बताया गया हो सकता है ये गलत है, लेकिन एक बार उसे जांचेंगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ें लगे कि नहीं यार हम ही यहाँ पर गलत थे। तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन जब भी आपको लगे कि यार ये हो सकता है कि गलत है या सही है, तो एक बार उसकी सही से जाँच करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अमीबा किसे खाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कूट। सॉरी, इसका थोड़ा सा ये टाइपिंग एडिट यहाँ पर कर सकते हैं, टाइपिंग एरर हो गया है। अमीबा किससे खाता है ऐसा होना था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कूट। कूट की अगर हम बात करें तो अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, और इन कूटपाद की बात करें तो इसी से ये उत्सर्जन, इसी से ये श्वसन तथा इसी से ये खाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा, यानी कूट। अगला है, कवक द्रव किस जगत में रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनेरा। देखिए फिर वही बात, आपको यहाँ पर चीज़ों के बारे में समझना है कि यार साइंस में हमारे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। तो एक बात आपको ये समझना है कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखते से ही कभी भी साइंस में आंसर नहीं लगाना। जैसे कि कवक द्रव पूछा गया है, कवक पूछा गया है, क्या कवक द्रव और कवक एक ही है या अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आंसर अलग आना चाहिए, अगर एक ही है तो इसका आंसर एक आना चाहिए। तो हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, और इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनेरा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट विटेकर। देखिए अगर हम बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण के बारे में तो कैरोलस लीनियस, स्वाभाविक सी बात है कि इसका सही आंसर कैरोलस लीनियस होता है। लेकिन जैसे ही 5 जगत वर्गीकरण की बात आती है तो एक विद्वान हुए रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया, इसीलिए 5 जगत वर्गीकरण के पिता के नाम से रॉबर्ट विटेकर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो मेरे ख्याल से ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनेरा। अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा में जो सदस्य आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें होता है बैक्टीरिया, या अगर हम बात करें जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया या आर्की जीवाणु की बात करते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें आती है ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम कीट है एक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सुंडी, या इसे इल्ली भी कहते हैं। अगर हम रेशम कीट की बात करें तो जो ये रेशम का कीड़ा होता है, ये जो कीट होता है, इसी के मुंह से एक लार का उत्पादन होता है, एक लार्वा निकलता है, उसी के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो रेशम कीट है एक, तो सुंडी या इसे हम इल्ली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कई कमेंट ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार विद्यार्थी चिंता में है, और मुझे विद्यार्थियों को चिंतित देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं इतने जुझारूपन से लगा हुआ हूं तो चिंता मुक्त उन्हें होना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए। देखिए आपको लगता है सर समय कम है, तैयारी नहीं हो पा रही है, तो इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूं, या इसके 2 सॉल्यूशन बताता हूं। पहली अगर मैं बात करूं तो आपको ये काम करना है कि जितना भी सिलेबस आपका हो गया है उसे टिक करिए, उसे लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा ये काम करना है कि एक बार थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठिए और सोचिए कि अभी तक मेरी ज़िंदगी इतनी हो गई, मान लेते 25 साल, 30 साल, 35 साल, 22 साल, तो
इन टाइम में कभी ना कभी तो आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जो आपको लगता था कि असंभव है। जैसे कि यार मुझे 10th में लगता था कि मैथ्स में मैं पास नहीं हो सकता, मैं पास होया। 12th में लगता था मैथ्स में मेरे, ये सभी कुछ भी सोच सकते हैं कि मुझे मैथ्स में इतने नंबर नहीं आ सकते, या 2 दिन में मैं इतना नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने पढ़ा। तो अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो आपने कुछ ऐसा किया जो आपको लगता था कि यार असंभव है, उन चीज़ों को एक बार खुद को बताना है। और जब आप ऐसी बातें खुद को बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर का जज्बा बढ़ेगा, आपका जुनून बढ़ेगा और आप पटवारी निश्चित तौर पर बनेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वह जीव जिसमें नाभि की पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच नाभि की झिल्ली नहीं होती है कहलाते हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं, सीधी सी बात ये है कि वह जीव कौन सा है जिसकी अगर हम बात करें कि जो कि सुविकसित नहीं है, तो सीधी सी बात है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा प्रोकैरियोट्स। अब आप कहेंगे कि सर इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी आ सकती है, तो बिल्कुल ये सही जवाब होता, लेकिन ये तब होता इसमें अगर लिखा होता कि वह कोशिका कौन सी है। तो ध्यान रखना है, जब भी जीव का नाम आए तो हमें ध्यान आना चाहिए प्रोकैरियोट्स। अगर बात आता है यहाँ पर कोशिका की बात आती तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती। और आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो कोशिकाएं जो विकसित नहीं होती है। जैसे कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम एक बात पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग का मतलब ही होता है यहाँ पर प्राचीन इतिहास। ठीक ऐसे ही प्रो का मतलब होता है यहाँ पर आदिम या पुरानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान की शाखा जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी की अगर मैं बात करूं तो यह सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 जगत वर्गीकरण प्रोकैरियोट्स को सभी जगत में से खालिस्तान में रखा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है, केवल एक जगत। आप सभी जानते हैं जो प्रोकैरियोट्स जो जीव हैं उन सभी को केवल एक जगत में रखा गया है। कमेंट करके बताना वह जगत कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक जगत। अगला प्रश्न है, एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती है वह कहलाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वंश। देखिए यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस में जाति सही आंसर होता है या ऐसे में कक्षा सही आंसर होता है या कुल सही आंसर होता है या वंश सही आंसर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को रट लेना है। अगर पूछा गया है एकत्रित की गई जीवों की जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वंश। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर जीवों में किन में यहाँ पर बात कर सकते हैं प्रजनन, परस्पर प्रजनन हो सकता है, तो उसका सही आंसर फिर होता है यहाँ पर जाति। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जब भी आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन तो सर गलत बता रही हैं, ये चीज़ें हैं या वो चीज़ें हैं, तो आपको एक बार समझना है। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक डाटा आप तक पहुँचाने की, और मैं हमेशा वो डाटा प्रस्तुत करता हूँ जो एग्जाम में सही माना गया है ना। कभी कभी क्या होता है हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम में वो चीज़ें मान्य होती नहीं है, तो हमें देखना है कि मान्य डाटा क्या है और उस मान्य डाटा को ही मैं बता रहा हूं। अगर स्तनधारी वर्ग के लक्षण की बात करें तो जीवा कशेरुकी, स्तनधारी ग्रंथि और डायफ्राम ये सभी स्तनधारी वर्ग का लक्षण है, जबकि मेरुदंड स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मक्षी का रखना कहलाता है, तो इसका सही आंसर है मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन है, नाम पद्धति की द्विपद प्रणाली का मतलब है। द्विपद का मतलब है, अगर मैं बात करूं कैरोलस लिनियस इसके जनक माने जाते हैं, इसके पिता माने जाते हैं द्विपद प्रणाली के, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सा यानी एक नाम जिसका पहला भाग वंश और दूसरा भाग जाति को दर्शाता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि द्विपद प्रणाली में पहला भाग क्या है, तो पहला भाग है वंश और दूसरा भाग है जाति, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन को चर्चा करने के पहले आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने कमेंट करके बताया, और मैं कहीं ना कहीं मुझे भी इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी जुड़े हुए हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप तक इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचाई जाए, इतने सही डाटा पहुँचाया जाए कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि हाँ सर ने वही चीज़ें बताई जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान को द्विनाम पद्धति नामकरण का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर है लीनियस, केरोलस लीनियस, जिन्हें अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी द्विनाम पद्धति के नामकरण का जनक माना जाता है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो डार्विन का कल हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पर एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था कमेंट करके बताएं। और अगर मैं बात करता हूं विटेकर की, तो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया। ध्यान रखना, 5 जगत वर्गीकरण के पिता के बारे में पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण के पिता कौन है, तो फिर है विटेकर। और अगर 2 जगत के बारे में पूछा जाए तो 2 जगत के है केरोलस लीनियस। तो प्यारे साथियों, मेरे ख्याल से आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और चीज़ें सही लगी तो कमेंट करके बताइएगा। कारण क्या है, मुझ तक चीज़ें पहुँचे कि यार कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है, और क्या आप सभी तक चीज़ें सही तरीके से पहुँच पा रही है या नहीं। और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को जरूर डालें, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी चीज़ें पहुँच सके। पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दें, इस समय पर खुद को झोंक देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।